हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन 86। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में सीडीपी के अंतर्गत आनुवंशिकता एवं वातावरण का डिस्कशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, सीडीपी, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, ऑल टीचिंग एग्जाम्स में लगभग 30 नंबर का आता है। सीडीपी से जुड़ा हुआ 30 नंबर का प्रश्न आता है। तो ये वीडियो जो है सभी टेट एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम्स के लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। अकॉर्डिंग टू सी टेट सिलेबस, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत लगभग 14 चैप्टर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट यानी विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, और चैप्टर सेकंड बाल विकास के सिद्धांत का डिस्कशन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव चैप्टर थर्ड को समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण संतान तक पहुंचते हैं, आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। सी टेट में यह सवाल आ चुका है, आनुवंशिकता को कैसी संरचना माना जाता है? तो जवाब होगा स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आनुवंशिकता का मूल आधार कोश है। जिस प्रकार एक एक ईंटों को चुनकर इमारत बनती है, ठीक उसी प्रकार से कोशों के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भाधारण के समय मां के अंडाणु और पिता के शुक्राणु कोशों में मिलन होता है, ताकि एक नए कोश की रचना हो सके। मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 युग्मों में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक युग्म में से एक मां से आता है और दूसरा पिता से आता है। ये गुणसूत्र आनुवंशिकी सूचना को संचारित करते हैं। गुणसूत्र में 3000 जीन्स पाए जाते हैं और हर गुणसूत्र में बहुत बड़ी संख्या में जीन्स होते हैं, जो कि शारीरिक लक्षणों के वास्तविक वाहक हैं। जीन्स ही व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं और गुणों के निर्धारक होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आनुवंशिकता के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और आनुवंशिकता की कुछ परिभाषाएं समझते हैं। वुडवर्थ जी ने कहा है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स ड्रेवर जी ने कहा है, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वातावरण के बारे में। वातावरण जो है मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है, उतना ही वातावरण का है। इसलिए वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। प्राणी, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे वातावरण या पोषण भी कहा जाता है। वातावरण का अर्थ होता है पर्यावरण, और पर्यावरण जो है परि प्लस आवरण से मिलकर बना है।
मनोवैज्ञानिक जो है वुडवर्थ ने वातावरण की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। वाटसन जी ने कहा है, वातावरण के प्रभाव से शिशु को डॉक्टर, वकील, कलाकार, नेता आदि कुछ भी बनाया जा सकता है। यानी कि शिशु की हेरिडिटी चाहे कुछ भी हो, हम उसको अगर अच्छा वातावरण देते हैं तो शिशु का विकास काफी अच्छे से हो सकता है। उसे डॉक्टर, वकील, कलाकार कुछ भी बनाया जा सकता है, भले ही शिशु की आनुवांशिकी कुछ भी रहा हो। तथा एक समाज के व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से असमान होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बालक के विकास में आनुवांशिकता तथा वातावरण का महत्व क्या है। व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण में आनुवांशिकता तथा वातावरण के तुलनात्मक अध्ययन को दिखाने के लिए दो तरह के अध्ययन किए गए हैं। पहला अध्ययन किया गया है जुड़वा बच्चों पे और दूसरा अध्ययन किया गया है पोष्य बच्चों पे। जुड़वा बच्चों के अंतर्गत आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में अध्ययन किया गया है। तो आइए समझते हैं कि इनका जन्म कैसे होता है और इन पे वातावरण और आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। आइडेंटिकल ट्विंस, एकाकी जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता जो है बिल्कुल ही समरूप होती है, यानी ये एक जैसे होते हैं, परंतु इनका फिंगरप्रिंट्स अलग होता है। क्योंकि ऐसे बच्चे का जन्म जो है मां के एक अंडाणु के गर्भित होने के फलस्वरूप होता है। कोशिका विभाजन के दौरान एक ही गर्भित अंडाणु किसी कारण से दो स्वतंत्र भागों में बंटकर दो बच्चों को जन्म दे देता है। इसलिए ये सेम होते हैं, क्योंकि इनका जो है एक ही गर्भित अंडाणु से जन्म होता है, इसीलिए इनको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। ये दिखते भी सेम है। या तो ऐसे बच्चे दोनों लड़का होंगे या फिर दोनों लड़की होंगे। बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस की। फ्रेटर्नल ट्विंस यानी भ्रातृय जुड़वा बच्चे, ऐसे बच्चों का जन्म जो है माँ के दो अलग अलग जो है अंडाणु एक साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणु के साथ गर्भित होते हैं, तो ऐसे बच्चों का जन्म हो जाता है। इनको हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं इनकी आनुवंशिकता समान या समरूप नहीं होती है, क्योंकि इनमें दो अलग अलग गर्भित अंडाणु होते हैं। ऐसे बच्चों का सेक्स कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक लड़की या एक लड़का या फिर दोनों लड़की या फिर दोनों लड़का, कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस को एक समान वातावरण में एक साथ रखा जाता है, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया और ये इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि व्यक्तित्व का निर्धारण वातावरण की समानता तथा आनुवंशिकता की समानता दोनों के आधार पर होता है। जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आइडेंटिकल ट्विंस को अलग अलग रखा, एक बच्चे को अलग और दूसरे बच्चे को अलग रखा वातावरण में, और वो इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं, पोष्य बच्चों के बारे में बात करते हैं, यानी फोस्टर चिल्ड्रन, यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा। ऐसे बच्चों के बुद्धि के निर्धारण में वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों का महत्व होता है।
और पोष से बच्चे यानी कि गोद लिए हुए बच्चे को कुछ अनुकूल वातावरण मिलने पर उनकी बुद्धि के स्तर में थोड़ी सी वृद्धि होती है। यानी कि उनकी आनुवंशिकी चाहे कुछ भी रही, उनके हेरिडिटी चाहे जो भी रहा, अगर उनको अच्छा माहौल मिलता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा माहौल दिया जाता है तो ऐसे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ भी बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं आनुवंशिकता के नियम की। आनुवंशिकता के नियम जोहान ग्रेगर मेंडल ने दिया है। उन्होंने मटर के संकरित कर आनुवंशिकता के आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया है। सन 1866 में जोहान ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए, परंतु इसको वैध 1900 में माना गया। ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकता में दो नियम सम्मिलित हैं। पहला है पृथक्करण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा है स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। पहले सिद्धांत के बारे में अगर बात करें तो पृथक्करण का सिद्धांत यह बताता है कि जो गुण पहली पीढ़ी में दबा रहता है वह समाप्त नहीं होता, बल्कि बाद के संकर पीढ़ी में कुछ सदस्यों में दिखाई देते हैं। ग्रेगर मेंडल का कहना था कि दबे हुए गुण अन्य गुणों के साथ मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खो देते हैं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक अपने मूल रूप में अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। दूसरा सिद्धांत है स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। यह सिद्धांत यह बताता है कि किसी एक आनुवांशिक गुण का वितरण दूसरे आनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात स्वतंत्र रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको नोट डाउन करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप लोग। बालक की आनुवंशिकता का आधा भाग माता पिता से, 1/4 भाग दादा दादी से, नाना नानी से, शेष भाग परदादा परदादी से, परनाना परनानी से इत्यादि से मिलकर बनता है। क्रोमोसोम्स सदा जोड़े में रहते हैं। क्रोमोसोम्स में जीन भी जोड़े में रहते हैं। इन्हें जीन के आधार पर शिशुओं के गुणों का निर्धारण होता है। किसी भी नवजात शिशु को 23 क्रोमोसोम माता से और 23 क्रोमोसोम पिता से मिलते हैं। इस प्रकार कुल 46 क्रोमोसोम्स एक नवजात शिशु में पाया जाता है। इनमें 22 जोड़े यानी 44 क्रोमोसोम बालक या बालिका के आकार एवं विस्तार में समान होते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। और 23वां जोड़ा यौन क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स निर्धारण करता है, जो बालिका में XX तथा बालक में XY होता है। Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से छोटा होता है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूजनन शास्त्र के पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। उन्होंने 1883 में पहली बार सूजननकी शब्द का प्रयोग किया। सूजननकी शास्त्र यानी सूजनन शास्त्र में मानव के आनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था आनुवांशिकता एवं वातावरण पे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखें और कोरोना वायरस से विशेष ध्यान रखें, अलर्ट रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जय हिंद।